हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की ओपीडी मैनेजमेंट देखी है फ्रेंड्स। जब भी पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन लेके आता है तब हम लोग उसका ईसीजी वगैरह निकालने के बाद उसको लोडिंग डोज देते हैं। लोडिंग डोज देने के बाद उसको कैसे हायर सेंटर में रेफर करते हैं। हायर सेंटर में मतलब कोरोनरी केयर यूनिट में, इंटेंसिव केयर यूनिट में उसकी एक्चुअल मैनेजमेंट कैसी होती है, उसको थ्रोम्बोलिसिस कैसे करते हैं, थ्रोम्बोलिसिस का इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, आफ्टर थ्रोम्बोलिसिस उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कैसे हैंडल करने रहते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर्स में देखने वाले फ्रेंड्स। इसलिए लेक्चर्स हम सब लोगों के लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एज ए डॉक्टर हमें पता रहना चाहिए कि थ्रोम्बोलिसिस एक्चुअली कैसे करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कैसे हैंडल करते हैं। ये इसलिए लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छी तरह से ये देखना है आपको और ये अच्छी तरह से पढ़ना भी है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मैनेजमेंट। ठीक है, एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन कोरोनरी केयर यूनिट एंड इंटेंसिव केयर यूनिट में। इंटेंसिव केयर यूनिट में जब भी पेशेंट एंटर करता है, एंटर करने के बाद उसको बेड पे लेने के बाद उसको सबसे पहले हम लोग को उसको प्रॉपर पोजीशन पे 45 डिग्री पे रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रॉपर पोजीशन देना है उसको 45 डिग्री पे रखना है पेशेंट को, क्योंकि उसको कई बार कैसे पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में भी आ सकता है, इसलिए उसको प्रॉपर पोजीशन देकर 45 डिग्री पोजीशन पे रखना है फ्रेंड्स। बाद में उसको कैसे ऑक्सीजन डिलीवर करना है, बाद में पेशेंट को कैसे ऑक्सीजन देना है बाय मास्क। ठीक है, उसका रेट कितना रहना चाहिए, 2 to 4 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, 2 to 4 लीटर्स पर मिनट। हमें ऑक्सीजन क्यों देना रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की वजह से कुछ कार्डियक वर्कलोड वगैरह बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए हमें कार्डियक वर्कलोड भी कम होता है, इसलिए सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाना है 2 to 4 लीटर्स पे फॉर एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स। ठीक है, इतनी देर के लिए ऑक्सीजन लगाना है। बाद में पेशेंट को लोडिंग डोज देना है। ये अर्लियर ओपीडी में उसको लोडिंग डोज नहीं मिला रहता है तो उसको पहले लोडिंग डोज देना है। ठीक है, अगर लोडिंग डोज पहले ओपीडी में देखे और पेशेंट को रेफर किया रहता है तो ऐसे पेशेंट को लोडिंग डोज नहीं देना है। ठीक है, बाद में कंट्रोल ऑफ पेन, सबसे पहले कंट्रोल ऑफ पेन करना है, क्योंकि चेस्ट पेन में कैसे क्रशिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन रहता है। ठीक है, बहुत ही सीवियर चेस्ट पेन रहता है, इसलिए सबसे पहले उसको चेस्ट पेन कंट्रोल करना है। चेस्ट पेन कंट्रोल करने के बाद करने के लिए हमारे पास कई ड्रग है, एक एक करके हम लोग ड्रग्स देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन देना है। नाइट्रोग्लिसरीन फ्रेंड्स कौन से ग्रुप में आता है, कोरोनरी वाज़ोडायलेटर्स ग्रुप में आता है। ठीक है, दिस आर द पोटेंट वाज़ोडायलेटर्स जो वेसल्स को डायरेक्ट भी करते हैं और उसको कोरोनरी को परफ्यूजन के लिए मदद भी करते हैं। तो एक बार वेसल्स डायरेक्ट होने के बाद उसको कैसे फिर चेस्ट पेन धीरे धीरे रिलीव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन देना है। कितना देना है वो 0.3 to 0.4 mg शुड बी रिपीटेड एवरी 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, कितना देना है सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन 0.3 to 0.4 mg शुड बी गिवन रिपीटेड एवरी 4 to 5 to 10 मिनट्स में देना है। ठीक है, ये ज़्यादा मैक्सिमम 3 डोजेस इसका हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कैसे देना है सबलिंगुअली, सबलिंगुअली का कैसे रूट में क्या फायदा रहता है हम लोग इससे पहले देखा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सबलिंगुअली देने के बाद क्या होता है, कब तक दे सकती है फ्रेंड्स, जब तक पेशेंट को हाइपरटेंशन या टैकीकार्डिया वगैरह उसको दिखाई देता है तो उसको ये हम लोग उसको तब तक स्टॉप करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, अंटिल चेस्ट पेन इज रिलीव्ड, जब तक चेस्ट पेन कम नहीं होता, मतलब मैक्सिमम 3 डोज तक हम लोग सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली देने से कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया भी दिखाई देता है, इसलिए उसको मैक्सिमम 3 डोजेस के बाद अगर हमें वो ये नहीं देना है सबलिंगुअली। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देना है। कब तक देना है नाइट्रोग्लिसरीन, फिर नाइट्रोग्लिसरीन 0.3 to 0.4 mg एवरी 5 to 10 मिनट्स से देना है, मतलब मैक्सिमम 3 डोजेज देना है उसका। ठीक है, जब तक चेस्ट पेन रिलीव नहीं हो जाता। उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, फिर हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया हो सकता है। अगर हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया कुछ दिखाई देता है तो हमें वो स्टॉप करना है। ठीक है, बाद में हमें क्या देना है, बीटा ब्लॉकर्स देना है फ्रेंड्स। बीटा ब्लॉकर्स हमने पहले भी देखे हैं, बीटा ब्लॉकर्स कैसे वर्क करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, कार्डियक वर्कलोड कम करते हैं। ठीक है, बीटा एक्टिविटी क्या है, बीटा एक्टिविटी कंसर्न विद हार्ट रेट। ठीक है, बीटा को ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग, इसलिए क्या करता है बीटा ब्लॉकर्स फ्रेंड्स, कार्डियक वर्कलोड कम करता है और कार्डियक वर्कलोड कम होने के बाद अपने आप चेस्ट पेन भी धीरे धीरे कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए हमें बीटा ब्लॉकर्स भी देना है, लेकिन बीटा ब्लॉकर देते हुए कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन से हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में क्या देना है, हमें मेटाप्रोलोल देना है। मेटाप्रोलोल 5 mg ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है फ्रेंड्स। ठीक है, बीटा ब्लॉकर में क्या देना है, फिर मेटाप्रोलोल 5 mg और 2 मिनट्स तक देना है। उसका रिपीटेड आफ्टर 5 मिनट्स तक दे सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड आफ्टर 5 मिनट्स फॉर 3 डोजेस, ये भी 3 डोजेस तक दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या करना है फिर हमको बीटा ब्लॉकर में मेटाप्रोलोल इंजेक्शन 5 mg देना है और 2 मिनट तक देना है। ठीक है, और 2 मिनट तक देना है, रिपीटेड आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद रिपीट कर सकते हैं उसको, लेकिन इसका मैक्सिमम 3 डोज दे सकती है। ठीक है, 3 डोजेस पे देना है। स्पेशली उसमें भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आते हैं फ्रेंड्स। बीटा ब्लॉकर्स कैसे हाइपोटेंशन में यूज नहीं कर सकते, कार्डियक फेलियर में यूज नहीं कर सकते, कुछ हाइपोटेंशन के साथ साथ अगर ब्रैडिकार्डिया अगर चल रहा है तो ऐसे पेशेंट में नहीं देना है फ्रेंड्स। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स कैसे दे सकते, कब दे सकते हैं हम लोग, ये पेशेंट हाइपरटेंसिव है
ये पेशेंट टेकिकार्डिया में है, ऐसे पेशेंट में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर स्पेशली इफ हाइपरटेंसिव और टेकिकार्डिया विदाउट एनी कार्डियक फेलियर वगैरह पेशेंट है तो हम लोग बीटा ब्लॉकर्स इसमें दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये है बीटा ब्लॉकर्स का, देखिए बीटा ब्लॉकर्स कैसे देते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं मॉर्फिन, ठीक है, इंजेक्शन मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। फ्रेंड्स मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन है नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आता है, ठीक है। इंजेक्शन मॉर्फिन कैसे नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आता है। इसका डोज कितना 15 mg सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, ठीक है, 15 mg सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और 2 to 4 mg आईवी भी दे सकते हैं, ठीक है। 15 mg सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, नहीं तो 2 to 4 mg आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन स्लोली देना है इसको, ठीक है, स्लोली देना है इसको। इफ चेस्ट पेन नॉट रिलीव्ड बाय नाइट रेस्ट और 30 मिनट्स। मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड 50 mg सबक्यूट में देना है और 2 to 4 mg आईवी में देना है। इट शुड बी स्लोली गिवन, ठीक है, इसको स्लोली देना है। लेकिन कब देना है फ्रेंड्स, अगर नाइट्रोग्लिसरीन से चेस्ट पेन कम नहीं होता, अगर नाइट्रोग्लिसरीन से चेस्ट पेन कम नहीं होता तो ये देना है फ्रेंड्स। इफ चेस्ट पेन नॉट रिलीव्ड बाय नाइट रेस्ट 30 मिनट्स में देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए चेस्ट पेन रिलीव करने के लिए हमारे पास 3 ड्रग्स है, सबलिमिनल नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, तो मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड्स भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, इसलिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखिए उसको देना है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में देखते हैं रिपरफ्यूजन थेरेपी। ये चेस्ट पेन मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये रिपरफ्यूजन थेरेपी। फ्रेंड्स रिपरफ्यूजन थेरेपी मतलब क्या होता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज वगैरह है, ब्लॉकेज होता है तो उसको परफ्यूजन, कोरोनरी आर्टरी का परफ्यूजन वगैरह का नहीं हो रहा है, इसलिए परफ्यूजन उसको ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करके उसको कोरोनरी आर्टरी को फिर से परफ्यूजन करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिपरफ्यूजन थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल समझो नल है, नल पानी का नल है, ठीक है, नल में कैसा है किधर कचरा वगैरह अटक गया, कचरा अटक की वजह से उसको ब्लड से उसको पानी का सप्लाई नहीं हो रहा उस जगह पे, इसलिए हमको कचरे को निकालना है। इसलिए ऐसे टाइप में भी मतलब एक्यूट कोरोनरी इवेंट में भी मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी जो कचरा कैसा अटक जाता है ना और थ्रोम्बोसिस वगैरह मतलब ब्लॉक रह जाते हैं, उस ब्लॉक को हमको रिलीव करना है, इसी को बोलते हैं रिपरफ्यूजन थेरेपी। और रिपरफ्यूजन थेरेपी के लिए क्या फ्रेंड्स उसको थ्रोम्बोलिसिस करना रहता है, ठीक है। थ्रोम्बोलिसिस मतलब थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या करना रहता है, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करना रहता है। थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे ड्रग है, लेकिन ड्रग वगैरह कैसे फ्रेंड्स उसके कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सब चीज़ें देख के देनी पड़ती है हमें, ठीक है। इसलिए थ्रोम्बोलिसिस देखते हैं अभी, थ्रोम्बोलिसिस कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड्स थ्रोम्बोलिसिस करना है ना, ठीक है। एक्चुअली थ्रोम्बोलिसिस फ्रेंड्स विदिन फर्स्ट 12 आवर्स में करना चाहिए, ठीक है। विदिन थ्रोम्बोलिसिस विदिन 12 आवर्स में करना रहता है, इसी को बोलते हैं हाइपर एक्यूट फेज रहते हैं, ठीक है। जो 12 घंटे तक मायोकार्डियल इंफार्क्शन चेस्ट पेन जब से स्टार्ट होता है उसके 12 घंटे के अंदर ही थ्रोम्बोलिसिस हमें करना है, तभी उसका अच्छे तरह से रिजल्ट मिलता है फ्रेंड्स। मैक्सिमम मिनिमम 3 आवर्स में थ्रोम्बोलिसिस कर देना पेशेंट को अच्छी तरह, मतलब उसको मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसलिए फायदा पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस अगर 3 घंटे के बीच में ही किया ना, सबसे ज़्यादा पेशेंट को फायदा होता है उस चीज़ का, क्योंकि उसको कार्डियक उतना कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कार्डियक फेलियर में वगैरह पेशेंट कम जाते हैं उसकी वजह से। अगर जल्दी से जल्दी थ्रोम्बोलिसिस कर ले तो उसको कार्डियक मसल डेथ नहीं होती, इसलिए जल्द से जल्द हमें 3 घंटे के अंदर ही थ्रोम्बोलिसिस करना रहता है फ्रेंड्स। लेकिन मैक्सिमम हम लोग 12 आवर्स तक ही थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपर एक्यूट फेज, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपर एक्यूट फेज। ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स थ्रोम्बोलिसिस शुड बी डन, इसी को बोलते हैं हाइपर एक्यूट फेज, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इंफार्क्शन बट कैन बी गिवन अप टू 12 आवर्स। देखा ना अभी हम लोग थ्रोम्बोलिसिस शुड बी गिवन विद इन 3 आवर्स। मैंने जैसे अभी बोला है कि थ्रोम्बोलिसिस 3 घंटे के अंदर करना चाहिए, 3 घंटे से अंदर करने के बाद किया तो हम लोग उस कार्डियक मसल्स को हम लोग डैमेज होने से रोक सकते हैं, इसलिए थ्रोम्बोलिसिस शुड बी गिवन विद इन 3 आवर्स बट कैन बी डन अप टू 14 आवर्स, बट कैन बी गिवन अप टू 12 आवर्स, ठीक है। दिस एजेंट्स आर यूज्ड एजेंट्स कौन से यूज होते हैं फिर इसमें, एजेंट्स कौन से यूज होते हैं इसमें, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, यूरेकाइनेज होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरेकाइनेज यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरे फाइब्रिन स्पेसिफिक एजेंट्स भी हैं, हम लोग एक एक करके ड्रग्स देखते हैं फ्रेंड्स पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकाइनेज जो ड्रग है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज थ्रोम्बोलिसिस एजेंट में आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कैसे करते हैं उसको
फ्रेंड्स अभी हम लोग एक्चुअल थ्रोम्बोलिसिस देखते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्या होता है, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्या होता है, थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन होता है। थ्रोम्बोलिसिस एजेंट में सबसे पहले हम लोग थ्रोम्बोलिसिस के शुड बी गिवन इन 3 आवर्स।